जो बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलेंगे। आपका हमने ट्रेलर देखा, बहुत यूनिक कैरेक्टर है, तो हम कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। कैसा आपका कैरेक्टर है, क्या कुछ बताना चाहें आप ऑडियंस को? एक नॉर्मल हाउसवाइफ का कैरेक्टर है, जो गुलशन ग्रोवर हैं जो रोल कर रहे हैं, उनके जो भाई हैं जो ललित परमू रोल कर रहे हैं, उनकी वाइफ का रोल है। आई एम अ डॉक्टर और मेरा एक बेटा है और हमारा काफ़ी दोस्ती है, जैसे चार्ली से सबसे बड़ी दोस्ती है क्योंकि हम सब एक काइंड ऑफ कम्युनिटी में रहते हैं। नॉट चार्ली बट जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, हम काफ़ी एक दूसरे से मिलते हैं, डिनर विनर पे मिलते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर और ऐसी फीलिंग आती थी शूटिंग के टाइम, बिकॉज हम वैसे भी एक दूसरे को जानते थे, तो मज़ा आता था। मैम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने आपको फिल्मों में देखा है, अब हम OTT पे देखेंगे, तो कितना डिफरेंट है बॉलीवुड फिल्म और OTT वेब सीरीज़, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्टर के लिए या एज अ एक्टर? देखिए, एज अ एक्टर कोई फ़र्क नहीं है, मैं तो वैसे ही एक्टिंग करूँगी चाहे मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे करूँ, मेरी एक्टिंग तो बदलेगी नहीं। एक्टिंग सिर्फ थिएटर में बदलती है, थिएटर और फिल्म मीडिया में, बाकी एक्टिंग कहीं नहीं बदलती है, तो उसमें कोई हमको एक्टरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैम, एज एन ये जॉनर की हम बात करें, ये एक किताब पे आधारित है, जो किताब काफ़ी लोगों ने, जो इंग्लिश ऑडियंस है उन्होंने पढ़ी है इस किताब को, तो इसमें उस किताब से कुछ अलग हमने देखने मिलेगा कि सेम एज इट इज़ जो किताब पे आधारित है? नहीं, बहुत अलग तरीके से अडेप्ट की है, तो बहुत कुछ अलग मिलेगा। जब आपको पता चला, क्या आपने वो किताब पढ़ी, कुछ रिसर्च की? मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। जिस कुछ और कैरेक्टर किस तरह है क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी सारे किरदार है इर्द गिर्द, तो क्या है, एक फैमिली में कुछ हो जाता है, किसका मर्डर हो जाता है, फिर कॉल आता है, तो इसके अलावा आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल में जानना चाहूँगा। बता नहीं सकती डिटेल नहीं बता सकती ना, फिर ये तो मर्डर मिस्ट्री है ना, तो मैं किसी भी कैरेक्टर के साथ बारे में बात करूँगी तो मुश्किल हो जाएगा उसको, मैं कहाँ तक बात कर सकती हूँ, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। एज एन एक्टर मैम, जब मैं आपके जो किरदार की बात करूँ, वध के किरदार की बात करूँ या फिर लव स्टोरी के किरदार की मैं बात करूँ, दो एक अलग किरदार। वध आज तक मैंने उस जैसी पिक्चर मैंने आज तक लाइफ में मैंने कभी नहीं देखी। आई लव इट। आपका किरदार इतना स्पेशल था उसमें, एक मैसेज था उसमें। लव स्टोरी एक अलग डिफरेंट कैरेक्टर। टेल अस समथिंग, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स? देखो, एक्टर का काम ही यही है, अलग अलग प्रकार के रोल करना। नहीं तो अब जर्नलिस्ट का रोल में फिर आपको दिम्मी ले ले, है ना, डॉक्टर के रोल में रियल डॉक्टर को ले ले। हम ये क्यों लेते हैं, क्योंकि रियल डॉक्टर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी कैमरे के सामने, है ना, तो हमारा ये काम है और हर एक्टर चाहता है कि उसको अलग प्रकार के रोल मिले और एक चैलेंज होता है। लव स्टोरीज वाज अ चैलेंज फॉर मी। वध वाज नॉट अ बिग चैलेंज बिकॉज it was my age group kind of a thing, but lust story and the content was such that it was a challenge for me, तो उसके लिए जब प्रिपेयर करते तो मज़ा आता है। Do you go through with the whole script when the script comes to you? Yeah. How do you prepare after that the character? After that actually पढ़ते सामने विजुअल आ जाता है मोस्टली, पढ़ते और जब आप बहुत एक्साइटेड होते तो इमीडिएटली विजुअल आ जाता है, जब एक्साइटेड नहीं होते तो वो आता नहीं है, फिर आपको ये करना चाहिए कि वो रोल नहीं करना चाहिए। राइट। सो नथिंग, आई जस्ट थिंक ऑफ द कॉस्ट्यूम, थिंक ऑफ द कैरेक्टर एंड फोकस व्हेन आई एम शूटिंग, लिसन टू द को एक्टर्स डायलॉग्स एंड मीन माई डायलॉग्स। काम खत्म। और क्या होता है काम एक्टिंग का। एंड बधाई भी मैं ऐड कर लेता हूँ उस लिस्ट में, जो लिस्ट गोज ऑन होती है। इज देयर एनीथिंग दैट यू ऑलवेज लव टू डू एज एन एक्टर? हम देखते हैं बधाई, लव स्टोरी एंड वध। अभी तो बहुत आ रहा है, बहुत सारे 6-7 प्रोजेक्ट रेडी है। किस कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहो, इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट? सभी हैं, जैसे मैंने एक फिल्म की है बा, हार्दिक गज्जर की फिल्म है बा, उसमें मैंने गुजराती औरत का रोल किया है, हिंदी की फिल्म है और उसमें डॉग के साथ किया है। बहुत इमोशनल पिक्चर है वो, मेरे लिए बहुत
क्लोज है। फिर मैंने एक बहुत अच्छी फिर से डॉग के साथ पिक्चर की है, डॉग्स नॉट अलाउड, Right. नॉट में क्रॉस है। हाँ हाँ। वो उसमें मैंने गोवन औरत का रोल किया है, वो भी डॉग के साथ किया है। और एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म मैंने कर चुकी हूँ, अभी आएगी, कॉल साबुन राइट। on Amazon. It's Amazon production. Where I played a very different character. Character who's always laughing, full of life. You know? वो एक हंसी हंसती है तो बस हंसती चली जाती है ना, that kind of character. वो मुझे बड़ा पसंद है, पंजाबी वुमन का कैरेक्टर। तो ऐसे अलग अलग बहुत कैरेक्टर्स मैं कर रही हूँ। कोई ऐसा किरदार जो आप अब तक नहीं किया हो और हाँ, करना मैं चाहते हो? एक्शन करना चाहती हूँ। कौन सा ऐसा हीरो होगा जिसके साथ एक्शन करना आप पसंद करोगे? तो जिनके साथ मैं पसंद करूंगी वो मुझे मेरे साथ करना पसंद नहीं करेंगी। फिर भी किसके साथ? शाहरुख खान। क्या बात है, शाहरुख सर के साथ। हाँ, मैं उनसे बहुत बड़ी नहीं हूँ, मतलब मैं उनसे 20 साल बड़ी नहीं हूँ, तो कर सकते हैं। ओके मैम, सो लास्टली दर्शकों को जाते जाते एक छोटा सा मैसेज चार्ली चोपड़ा की। देखिए, चार्ली चोपड़ा आ रही है 27 सितंबर। 27 को सुबह से आ जाएगी, कब से आएगी? 26 को 12 बजे से आ जाती है। 26 को रात को 12 बजे। 12 ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। 26 को रात को 12 बजे से आ जाएगी। सोनी लिव पैसे दे के आता है या फ्री में आता है? पैसे दे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना, Right. फॉर आवर पब्लिसिटी। पैसे दे। सब्सक्रिप्शन है। कितना सब्सक्रिप्शन है ये बताना बहुत जरूरी है। Yes, it's 199 सो 200 रुपये समझो, 200 रुपये पर मंथ है सोनी लिव, जिसमें और भी अच्छे प्रोग्राम आते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, 200 रुपया महीना, और आप सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम 27 से देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक बार शुरू करोगे तो 6 के 6 एपिसोड देख लोगे, फिर सुबह लेट उठोगे, ऐसा मुझे लगता है। देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रेलर को लेके। ट्रेलर से बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, इसकी नॉवेल ऑलरेडी बन चुकी है जो फॉरेन में बुक किताब पे आधारित है पूरी। आप लोगों ने कितनी रिसर्च की, उस किताब को पूरा पढ़ा, क्या रिसर्च की जब आपको पता चला दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस शो? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत थी। मैंने सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़े थोड़े बहुत ऑनलाइन, लेकिन विशाल सर हमेशा जब भी अडेप्ट करते हैं तो वो वहाँ से एसेंस लेते हैं, लेकिन उनकी दुनिया ही अलग होती है, उनके कैरेक्टर अलग होते हैं। हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करना था, इंडियन ये जो कैरेक्टर्स हैं उसमें घुसना था। तो मुझे लगता है उसको समझने के लिए फिर अगर हम वो पढ़ लेते तो कहीं ना कुछ हमें कन्फ्यूजन हो जाता, या हम बोलते ना कि एक ही साथ दो नाव में पैर रख रहे होते। तो आई थिंक एक अच्छा था कि एक ही उसमें स्थिर होकर हमने इसमें कॉन्सेंट्रेट किया, और आपको पता है कि विशाल सर कर रहे हैं, तो उनकी कहानी, उनकी राइटिंग, उनका तरीका, उस कैरेक्टर को समझना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तभी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने कहा इस पर घुसते हैं ज़्यादा। एंड क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है ना, तो वो जो बुक के कैरेक्टर्स हैं और जो दुनिया है वो अलग है, और उसमें वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो है इस बुक पे आधारित, लेकिन ये ऐसे दो अलग अलग कहानियाँ लगेंगी, क्योंकि दोनों इस अपने शो के किरदार बहुत ही ऐसे अलग हैं, क्योंकि वो ना वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है, राइट? उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही वेस्टर्न है। अब यहाँ पे आप चार्ली को देख रहे हैं ऐसे हिमाचली टोपी पहन के, तो ये तो बहुत ही इंडियन डिटेक्टिव बन चुकी है। तो जब विशाल सर अडेप्ट कर रहे थे तो वो ऐसा नहीं लगा था कि नहीं ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है इन किरदारों को समझने के लिए, क्योंकि विशाल सर अडेप्ट कर रहे थे और वो सब कैरेक्टर्स इतने देसी कैरेक्टर्स हो गए थे, हिमाचल में रहने वाले, जैसे ये अपने रिपोर्टर हैं, इनका अगर आप देखेंगे, अब जैसे ये बात करते हैं कि जैसे ये बात करते हैं अपने सीताराम, आपको लगता है कि आगाथा क्रिस्टी की बुक में सीताराम बिश जैसा कैरेक्टर होगा? तो मतलब ऐसे बात करने वाला वो वहाँ पे सिर्फ वो रेफरेंसेस हैं उस कैरेक्टर। आई थिंक इट्स नॉट द कंप्लीट बुक, इट्स ऑन द बुक, बट यहाँ बहुत चेंजेस किए गए हैं, तो आई थिंक उस हिसाब से हमें इस दुनिया पे। और अगर किसी ने बुक पढ़ी है और उनको लगता है कि हाँ हमने तो बुक पढ़ी है और हम सब जानते हैं और चार्ली चोपड़ा तो हमें पता ही होगा, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। आप जब शो देखेंगे आपको बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलेंगे और आप नहीं जान पाएंगे कि हत्यारा कौन है। मतलब हाँ, वो तो पता ही नहीं चलेगा। पता भी चल भी जाए तो उसने कैसे किया है, क्या किया है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जिस तरीके से जो डिटेक्टिव के दिमाग में चल रही है कहानी, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो देखनी है। कितना चैलेंजिंग रहा आप लोगों के लिए इस शो को करना, क्योंकि हम लोग जहाँ तक ट्रेलर देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत
लोकेशन है तो कितना एंजॉय किया और कितना चैलेंजिंग रहा आपको? चैलेंजिंग तो कोल्ड ही था, बहुत बर्फ ठंडी मैंने कभी नहीं किया ऐसा। कोल्ड मतलब इतनी -3 बर्फ में होती थी, पता है? आप कदम रख रहे हो और अगले टाइम बर्फ यहाँ तक होगी, इसलिए लोग स्लिप हो रहे हैं, हम एक दूसरे को पकड़ पकड़ के अपने मार्क पे जा रहे हैं और सीन कहीं के पे बीच भी में फिसल जाते थे। सीन के बीच में फिसल रहे हैं। तो और इतनी ठंडी में स्नो में जब आप शूटिंग कर रहे होते हो तो लोगों को लगता है कितना सुंदर है, वाओ, हमारे लोग इंस्टा स्टोरी में रिप्लाई कर रहे हैं कि सो लकी, सो ब्यूटीफुल, पर नहीं होता है। 12 घंटे आप खड़े हैं वहाँ, मतलब हमारे सामने सामने टूरिस्ट वहाँ आके 1 घंटा जल्दी जल्दी सेल्फी खींच के भाग रहे थे, तो हम लोग तो हमारी 12 घंटे हाथ पैर मेरे एकदम मतलब नम हो गए थे कि मैं कैसे यहाँ पे। पर तब आपको कॉन्सेंट्रेशन अपनी लानी पड़ती है, आप जितनी भी आपके एक्सरसाइजेज है, एनर्जी है। अरे तुम्हें याद है और जब तो हम शूट कर रहे हैं तो बीच में उनका ना एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पे ना हम हीटर लगाया हुआ था कि जब एक ही नहीं heater है है, तो उसमें वहाँ हम पे सब बैठे हुए अब सोचो हम शूट कर रहे हैं, हमने बूट्स जो स्नो बूट्स हैं वो पहने हैं और वहाँ जाके ना बूट्स के ऑब्वियसली अंदर हमने सॉक्स वगैरह पहनी है, तो इतनी ठंड में वहाँ जाके मैं हीटर के सामने अपने पैर ऐसे सामने रख के कि पैर गर्म हो जाए, आप मानोगे नहीं, ऐसे इधर ये बैठा हुआ है उधर, तो मुझे कह रहे ए सॉक्स जल गई, सॉक्स जल गई, और मैंने कहा जल गई कुछ मतलब समझ में क्या नहीं जल आया कि गई, आप इसमें क्योंकि अपने कुछ फील ही नहीं हो रहा था चिपका रखे हैं वहाँ हीटर से ना, और सॉक्स जल रहा है, वहाँ धुआं आ रहा है, और जलने का मतलब तो कि जल गई है जल गए सॉक्स, पूरे सॉक्स। और वो क्योंकि मैंने 3-4 लेयर्स पहनी थी तो पहली 2 लेयर सॉक्स की जल गई और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है कि सॉक्स ही जल गई हैं, तो वो मतलब आई थिंक हम इतनी ठंड में शूट कर रहे हैं बट कि देन फिर लेकिन वो एनर्जी जो आप जब आप देखेंगे फिर कि विशाल सर और तसदुक हुसैन और सब जल्दी जल्दी हमसे पहले वहाँ पहाड़ चढ़ गए और मतलब बर्फ़ में कुछ भी उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर हम क्या है, मतलब हम क्यों ऐसे कंप्लेन कर सकते हैं। पर मज़ा तो आया था, मतलब एक तरीके से एंड ऑफ द डे बोले तो वो एडवेंचर होता है कि पूरी यूनिट साथ में बैठ ऐसे कोई वो हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, यही बातें होती है ना शूट के बाद आके हम अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा ना आके दोस्तों को बताएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूँगी पता है मेरे कैरेक्टर के साथ ये, उनको कुछ और आप बताना भी नहीं चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो शो देखें, यही तो कहानियाँ होती हैं बताने के लिए ना कि वहाँ पे गई मेरी सॉक्स जल गई पता है सो जब ये सब हो रहा था और इतनी ठंड थी तो आई थिंक वी वर एंजॉयिंग दैट एज वेल, और यही चैलेंजेस थे, तो ये सब मिक्स हो गया चैलेंज और एंजॉयमेंट। विशाल सर की अगर हम बात करें, उनका विजन क्या था इस चार्ली को लेके, उनका कोई जब स्क्रिप्ट नरेशन हुई कब उन्होंने कुछ कहा कि हाँ ये विजन है मेरा, क्योंकि हम देखते हैं अगर हैदर जैसी मूवी इतनी सुपर डुपर हिट हो सकती है और ये फिर आप अगर कुछ बताना चाहो उनका विजन क्या था इस चीज़ को? जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट से ही पढ़कर ही आपको दुनिया कहीं ना कहीं समझ आ जाती है कि अच्छा ये दुनिया है जो दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या बनने वाली है वो किसी को नहीं पता चलता है। वो जब आप सेट पे जाते हो, आप जब वो माहौल में होते हो, आप अपने शायद कपड़ों के बारे में आपको फिर भी पता हो, लेकिन जब आपके बाकी किरदार उनके कॉस्ट्यूम में आते हैं तब आपको समझ में आता है कि ओह ये होने वाला है। तो वो हमेशा नयापन तो सेट पे जाके ही आपको समझ में आता है कि अच्छा ये कहानी का भी ये फील है, तब भी पूरी तरह नहीं, जो कैमरा में कैप्चर हो रहा है ऐसे यही जैसे आप शूट कर रहे हैं, अब इस कैमरा में जैसे कैप्चर हो रहा है, अभी कोई फिल्मी कैमरा आ जाएगा तो वो इसी सीन को कैसे कैप्चर करेगा, हमारी बात तो वो बिल्कुल आपको नहीं पता चलता है ना, वो सिर्फ जब आप शूट कर लेते हैं तब आपको लगता है यार ये क्या शूट किया इन्होंने, कैसे दिखाया है। वही सेम पहाड़ में अपने फ़ोन से क्लिक कर लूँ, वही तसद्दुक हुसैन ने हमारे शो में जब शूट किया है तो अपने फ़ोन के कैमरा में जो हुआ है और उनके फ़ोन और उनके कैमरा में जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ें होती है। तो वो जब पूरी तरह बन जाता है ना तभी आपको वो दुनिया समझ में आती है कि अरे हम इस दुनिया में इस दुनिया का हिस्सा थे। वही तो ट्रेलर देखने के बाद भी तब समझ में आया कि अच्छा ये हमारा शो मतलब क्योंकि आप जब शूट करो तो इतना उसमें घुसे हुए होते हो और इतने उस जगह में जैसे हम ठंड में और इस हर तरीके से अपने कैरेक्टर में हम अपना अपना पार्ट निभाते हैं जितने अच्छे से हम कर सके। तसद्दुक हुसैन अपना शूट करते हैं, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है, विजन एक आदमी का होता है और वो विजन जब सब साथ में चीज़ें बैठती हैं तब दिखता है कि ओह अच्छा ये तो सर ऐसा दिखा रहे हैं, ये जोक तो ऐसे आने वाला है, ये सीरियसनेस ऐसी आ रही है, ये धुएं के साथ जब वो फिगर आएगा सामने तो ये ऐसे आ रहा है। और वो आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, इतना सुंदर, मतलब मैं खुद वहाँ उन लोकेशन में था लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो मैंने बोला अरे यार क्या लग रहा है ये तो। बट हाँ आई थिंक विजन जो होती है आई थिंक वो बाद में ही पता चलती है एंड में। सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, हमने ट्रेलर में देखा बॉलीवुड के काफ़ी दिग्गज कलाकार दिखाई दिए, तो कैसा केमिस्ट्री रहा ऑन सेट पे, कितना एंजॉय किया? बहुत मज़ा आया यार, मतलब ये तो सिर्फ सपना ही था कि इन जितने भी
आप जिनकी बात कर रहे हैं इनमें से एक के साथ भी किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो ऐसा लगता है कि अरे यार पता है मैंने नसीब सर के साथ शूट किया या नीना मैम के साथ शूट किया। अब इसमें सबके साथ शूट किया तो आप सोचो कि हम एक्चुअली जिस फैमिलीज़ या बैकग्राउंड से आते हैं, हम तो ऐसे एज सच कोई दिस नो फिल्मी बैकग्राउंड या ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पता ही है कि जाके इन लोगों से काम करना है या पापा हैं जो फिल्म प्रोड्यूस कर देंगे और इन सबको ले आएंगे। तो हमारे लिए तो ये ऐसा था कि ये क्या हो रहा है लाइफ में कि इन सबके साथ एक साथ ऐसे काम करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही ऐसे सपने जैसा था। डर बहुत लग रहा था शुरुआत में कि जब जनरली आप कोई भी फिल्म देखते हैं और उसमें जब नसीर सर आ जाते हैं तो आप कहीं और नहीं देख पाते हैं, आप नसीर सर को देख रहे होते हैं या नीना मैम को देख रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे जब सीन्स थे जहाँ पे सब साथ में है तो ऐसा लगता था हमें कौन देखेगा यू नो कि इतने लायक कर लें अपना कैरेक्टर पे काम कर लें कि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो लोग हमारी तरफ भी, तो वो डर था हम एज यंग एक्टर्स जिन्होंने उनका काम इतने सालों से देखा है और फैंस हैं उनके। तो ये वी वर वेरी हैप्पी दैट मतलब वी गॉट टू वर्क। वही जैसे मम्मी कहने का हम यंग एक्टर हम सब बड़े हुए हैं उनको देख के ना, इतना कुछ सीखा है ऑलरेडी देख के। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अब बस इनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसी में बहुत मिल जाएगा हमें जो होता भी है। आप बस उनकी कहानियाँ सुन लो कि उन्होंने मंडी में क्या किया था, उन्होंने उस फिल्म में क्या किया था, आप 80s में जब ये फिल्म हो रही थी उसी से इतना कुछ सीखने को मिल जाता है। और ये सब के सब इतने ईजी, मतलब आप गुलशन ग्रोवर सर को मिल रहे हैं बैड मैन, लेकिन लाइफ में इतने अच्छे जेंटलमैन हैं, लारा दत्ता से लेके चंदन रॉय, इवन यंग एक्टर्स, इतनी सुंदर एनर्जी थी हर तरीके की। क्या हो गया? नहीं मैं जो तू बोल रहा है मैं सोच रही थी ये उस एनर्जी में चली गई। तो इतनी सुंदर एनर्जी थी, सब तरह के एक्टर्स थे हमारे पास। तो आई थिंक मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा आई थिंक हम सबके लिए एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंसेम्बल रहा है ये, टू बी ऑन सेट विद सम एंड विद द कैप्टन ऑफ द शिप विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर के साथ। मैं आपकी लास्ट थ्री एक्टिंग की मैं बात करूँ, 83 से शुरुआत करता हूँ, 83 जुबली एंड नाउ दिस। If I talk about those three characters, three different characters, three different craft in acting. 83 जुबली और ये इसका मैंने ट्रेलर देखा, 83 मैंने मूवी देखी, जुबली मैंने पूरी सीरीज देखी। ग्रहण देखा है? ग्रहण ये तीन की मैं बात करता हूँ। इसमें जो क्राफ्ट एक्टिंग क्राफ्ट काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। हाउ यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर एंड तीनों कैरेक्टर्स की मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। हाउ यू हैव प्लान फॉर दोज ऑल थ्री कैरेक्टर्स? मुझे तो पता ही नहीं था ना कि एक के बाद एक ऐसे कैरेक्टर्स करने को मिलेंगे, तो जब उस वक्त जो मिला उसी में जितना कर पाई वो कर पाई। एक्चुअली मैं ग्रहण की भी बात करूँगी क्योंकि ग्रहण में भी मैं, जैसे चार्ली चोपड़ा इज़ ऑल्सो अ पंजाबी कैरेक्टर, चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। ग्रहण में भी आई प्लेड अ पंजाबी कैरेक्टर, लेकिन ग्रहण की मनु और चार्ली चोपड़ा ये दोनों बहुत अलग हैं जबकि दोनों पंजाबी हैं। फिर नीलोफर तो अपनी बहुत ही अलग है नीलोफर तो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। इवन मनु ग्रहण का एक्सपीरियंस वाज, अगर आपने नहीं देखा आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एक्चुअली मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने स्पेसिफिकली मनु के बारे में, उनको इतना पसंद आया। तो जब मनु, सबसे पहले OTT एक्सपीरियंस मेरा मनु का ही था, ग्रहण का। एंड आई एम सो ग्लैड कि रंजन चंदेल जो हमारे डायरेक्टर हैं वो कर रहे थे डायरेक्ट, क्योंकि वो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था। वो इतनी प्यारी सी इनोसेंट सी लड़की है, तो जब आप वो कैरेक्टर, जब मेरे साथ क्या होता है जो मुझे समझ में आया अपने बारे में, कि जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रही होती हूँ ना, आप बेसिकली कैरेक्टर क्या होता है, इंसान ही है ना। चार्ली चोपड़ा इंसान है ना, तो आप सिर्फ दूसरे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये ऐसी है क्यों है। आपको उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब स्क्रिप्ट मिल जाती है कि ये ऐसे 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 करती है, लेकिन आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों करती है, ये सब कौन है ये। इट्स लाइक जैसे आपको कोई दोस्त बनता है नया, आप जितना उससे मिलते रहे आपको ना उसके बारे में और जानने को मौका मिलता रहता है कि वो मेरा दोस्त ऐसा है, क्यों है, उसकी फैमिली ये वो। ऐसे जब हम अपने किरदार निभाते हैं, हम उनको जान रहे होते हैं। तो एक तरह से मैं इन लोगों को इतना जान चुकी हूँ कि मनु, नीलोफर, चार्ली चोपड़ा मेरे ना भी एक जैसे दोस्त से हैं जिनको मैं जानती हूँ। तो जब वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, तो वो उस वक्त आपको नहीं समझ में आता, लेकिन कहीं ना कहीं ना वो आप में भी थोड़े बस जाते हैं। जैसे आपको कोई दोस्त बन जाए जिसका जो वो किसी तरीके से, जैसे बहुत गालियाँ निकालता है, थोड़े वक्त बाद आपके मुंह से थोड़ी गालियाँ निकलनी शुरू हो जाए, क्योंकि आप इतना वक्त उसके साथ बिताते हैं। ऐसे ही चार्ली जब मनु कर रही थी या जुबली की,
तो उसमें भी ना वैसे वैसे होने लग गई थी। अब चार्ली की है तो उस मज़े में हूँ। अब जब देखती हूँ तब समझ में आता है कि हाँ ये 3 कैरेक्टर्स एक दूसरे से कितने अलग हैं, क्योंकि जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ तो मेरे लिए 3 अलग अलग दोस्त हैं। ऐसे नहीं लगता कि हाँ यार ये दोनों बड़े एक जैसे हैं। तो मेरा फील वैसे ही इन तीनों के साथ अलग अलग सा है। बट ये किरदार की मैं बात करूँ, जिस तरह आपने कहा, तो लास्ट सीन तो मैंने देखा ट्रेलर में, ये किरदार का सबसे खास बात क्या था? और कोई ऐसी चीज़ जो आपकी जो रियल किरदार है एज यू आर, उससे मैच खाती हो या फिर कुछ अलग? लास्ट क्वेश्चन। तो वो पेंट मतलब वो गालियाँ हाँ मैं वही कहने वाली थी कि जैसे ना चार्ली और मैं, हम दोनों में एक बात है कि क्योंकि पंजाबी हैं तो गालियाँ तो हैं ही, है ना, लेकिन अच्छा नहीं लगता गालियाँ निकालना। तो हमेशा कभी भी मैं पर्सनली कभी पूरी गाली नहीं निकाल पाती, मैं पहन दी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। चार्ली भी कभी गाली नहीं निकालती है, उसकी आप पूरे शो में जितनी भी गालियाँ हैं वो गालियाँ नहीं है, उसका मेन एक गाली है पैन दी लक्कड़। अब उसका कोई मतलब नहीं है, पैन दी लक्कड़ का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वो निकालती है ये। तो इसके साथ में ये ज़रूर वो एक तो ये चंडीगढ़ से है, मैं भी चंडीगढ़ से हूँ। जब और शो में ना एक चीज़ जो है जो पहले कभी भी नहीं हुई इंडिया में कि फोर्थ वॉल ब्रेक करना। फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मतलब होता है कि आप चलते सीन में ऑडियंस से बात करते हैं। तो पूरे शो में चार्ली ऑडियंस से बात करती है बीच बीच में, और जब भी ऑडियंस से बात करती है तो पंजाबी में बात करती है, वैसे पूरा शो हिंदी में है। तो वो मुझे इतना मज़ा आया ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं भी पंजाबी हूँ ना, तो जब मुझे कोई कॉल आता है तो मैं तो अपनी पंजाबी में बात करती हूँ। तो जब वो पूरा शूट कर रहे हैं, शूट करते करते मैं कैमरा में देख के सही कि बकवास कर रहा है यू नो, तो मैं ऐसा लगता है किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। तो वो ऑडियंस का जो कनेक्शन है वो बहुत दोस्त वाला, जैसे बेस्ट फ्रेंड वाला कनेक्शन है, वो बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो इन चीज़ों से बहुत मैं रिलेट करती हूँ चार्ली से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन जाते जाते लास्टली आपसे हिंदी में शॉर्ट मैसेज एंड आपसे पंजाबी में शॉर्ट मैसेज ऑडियंस के लिए। मैं अपने पहाड़ी एक्सेंट में करता हूँ। हाँ सीताराम बिष्ट के प्लीज। सीताराम बिष्ट एक्चुअली लोकल हिमाचली। अरे आपने प्रियांशु को ऐसा पहले नहीं देखा होगा जैसे वो इस शो में है, हाँ, ऐसे एक बहुत ही लाउड loud, जर्नलिस्ट। और मैं हमेशा वैसे तो आराम से बात करने वाला आदमी हूँ, लेकिन जब इसमें जब बात आई तो अब वो कैरेक्टर ही वैसा है, जर्नलिस्ट है। आप लोग भी जानते हैं कि हम खबरों के लिए अगर भागना होता है या कहीं अगर नदी के किनारे कहीं से रिपोर्टिंग चल रही है तो वो लाउड होकर बात करता है। तो मैं उसी में करता हूँ, बोलूँगा कि एक सेकंड। देखिए विशाल भारद्वाज जी का शो आने वाला है 27 सितंबर को शो आने वाला है। हमारे साथ बैठी यहाँ पे चार्ली चोपड़ा से हमने बहुत सारी तो अच्छी तो बातें कर ली हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत बड़ी कास्ट है, इतनी बड़ी कास्ट है। इसमें ऐसा ensemble है, इसमें नसरुद्दीन शाह है, रत्ना पाठक है, नीना गुप्ता है, गुलशन ग्रोवर, लारा दत्ता है, मतलब आप नाम ले लो आपको सब मिल जाएंगे इसमें। और विशाल भारद्वाज जी ये गाथा क्रिस्टी की बुक है जी, बहुत बड़ी नॉवल है, वो बहुत लिखती है, बाहर की है ना, बाहर गाँव की कोई। हाँ तो उनकी नॉवल से इनको अडेप्ट किया हुआ है। ये सोनी लिव में आ जाएगा 27 फरवरी को। सॉरी देखो डेट ही गलत बोल दी मैंने, बोलते सितंबर में आने वाला है। तो ये तो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, मतलब आप अगर जाने ना जाने, लेकिन डिटेक्टिव की कहानी है जो इतनी मज़ेदार होने वाली ना, और इसमें ये सीताराम बिष्ट का कैरेक्टर आपको इतनी अच्छी अच्छी खबरें दिखाएगा ना कि आप बोलोगे कि भैया और देखना है मुझे तो। पर 6 एपिसोड है सिर्फ, क्या कहते हो आप चार्ली चोपड़ा? बहुत छेती खत्म हो जाएंगे 6 एपिसोड, 30-35 40 मिनट के एपिसोड है। तुम एक बार देखना शुरू करोगे, देखते रहोगे, एक कोई रात से खत्म हो जाएंगे। प्लीज़ जाके देखियो। मैं चार्ली चोपड़ा चंडीगढ़ तो कोशिश कर रही हैं अपने मंगेतर नूं बचाउण दी, पर पता नहीं कौन है कातिल, किन्ने ब्रिगेडियर रावत तक खून किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता लगा लेंगे, आप बस आ जाओ हमारे साथ। तो एक बारी आके 27 सितंबर नूं एक बारी जाके चार्ली चोपड़ा सोनी लिव ते देख लियो, शायद तुहाडे नाल ना सानू भी पता चल जाए कि ब्रिगेडियर रावत का कातिल है कौन। और हाँ जे तुहानू कोई होर तुसी केस वगैरह सॉल्व करवाना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो मैनू ते सीताराम बिष्ट नूं। और एक गल याद रखियो, केस जिन्ना मुश्किल फीस उन्नी कट है जी। थैंक यू so much। ठीक है तो कम है, वही तो कह रही हूँ। सो नाइस। सॉरी एक सेकंड ये रख लो नो सॉरी क्या वीडियोस आई एम सो सॉरी जी। तो क्या मैम लोग हियर